जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली आपकी प्रैक्टिस सेट की क्लास होती है, लेकिन आज आपकी महामैराथन क्लास प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास की होगी। इस क्लास में हम केवल प्राचीन काल और मध्यकालीन इतिहास को कवर करेंगे। आधुनिक इतिहास को हम दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाले क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और साथ ही बता दें दोस्तों, हमने कई प्रैक्टिस सेट भी करवा दिए हैं। साथ ही 2022 और 2023 के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को भी सॉल्व करवा दिया है। जिन लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल पे जा करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं। और बता दें, इसके बाद आपको जो है भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय भूगोल, सभी सब्जेक्ट के जो है मैराथन क्लास इसी चैनल पे मिलने वाली हैं। आप केवल क्लास के अंत तक बने रहें। इस क्लास में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सिंधु घाटी के लोगों द्वारा एक महत्वपूर्ण रचना निम्न में से किसकी मूर्ति थी। तो ऑप्शंस हैं बुद्ध की, दूसरा है नृत्य करती हुई लड़की, तीसरा है नटराज और लास्ट कह रहा है इंद्र। तो बता दें, सिंधु घाटी के लोगों द्वारा एक महत्वपूर्ण रचना जो है नृत्य करती हुई लड़की की बनाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बता दें यह मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। तो बताइए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी। ब्राह्मी थी, खरोष्टी थी, अज्ञात थी, तमिल थी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है अज्ञात थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अर्थात यह लिपि अभी तक जो है पढ़ी नहीं जा सकी है, तो इसीलिए यह लिपि अज्ञात है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां किस प्रकार की थी। तो बताइए दोस्तों, सिंधु घाटी के शहरों की गलियां किस प्रकार की थी। ढालदार थी, टेढ़ी मेढ़ी थी, चौड़ी व सीधी थी, लास्ट कह रहा है चौड़ी और मैली थी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है मोहनजोदड़ो में पाया गया सबसे बड़ा भवन कौन सा था। तो बताइए दोस्तों, मोहनजोदड़ो में जो पाया गया सबसे बड़ा भवन था वह कौन सा था। ऑप्शंस हैं सस्तंभ हॉल, दूसरा है धन्यागार, तीसरा है 2 मंजिला इमारत और लास्ट कह रहा है विशाल स्नानागार। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सबसे बड़ा मोहनजोदड़ो में खोजा गया भवन धन्यागार था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर अर्थात बंदरगाह निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन हैं रोपड़, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा। तो बताइए दोस्तों, इनमें से सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लोथल है। ठीक है, और बता दें यह जो है वर्तमान के अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। ठीक है, यह लोथल कहाँ पर स्थित है, वर्तमान में अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था। तो बताइए दोस्तों, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था। सब्जियां और फल, दूध और इसके उत्पाद, तीसरा कह रहा है जौ और गेहूं, लास्ट कह रहा है चावल और दालें। तो राइट आंसर बनेगा वैदिक आर्यों का जो है भोजन दूध और इससे संबंधित उत्पादों थे जो है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो बताइए दोस्तों, वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था। लोहा का, सोना का, चांदी का, तांबा का। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया गया था? तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कह रहा है कि वैदिक काल में कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में किया गया था? तो बताइए दोस्तों, इनमें से राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा जौ को सबसे पहले जो है वैदिक काल में अन्न के रूप में प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो बताइए दोस्तों, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? तो ऑप्शन है जनरल कनिंघम, दूसरा कह रहा है सर विलियम जोन्स, तीसरा कह रहा है मैक्स मूलर और लास्ट कह रहा है एच बिलियंस। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मैक्स मूलर द्वारा जो है आर्यों को एक जाति कहने का श्रेय दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो बताइए दोस्तों, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो ऑप्शन है अशोक के रुन्मिन देई स्तंभ से, दूसरा कह रहा मूर्ति से, तीसरा कह रहा पीपल वृक्ष से और लास्ट कह रहा बौद्ध मठ से। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा अशोक के रुन्मिन देई स्तंभ से जो है गौतम बुद्ध के जन्म का पता किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो बताइए दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? पावापुरी में, सारनाथ में, वैशाली में या पाटलिपुत्र में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, इस प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में जो है धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से भैया? धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? तो बताइए दोस्तों, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? अथर्ववेद से, सामवेद से, ऋग्वेद से या यजुर्वेद से? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ऋग्वेद के तीसरे मंडल से। ठीक है भैया, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो बताइए दोस्तों, गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? मौर्य से, कुरु से, शाक्य से या कृतज्ञ से? तो राइट आंसर बनेगा गौतम बुद्ध जो है शाक्य वंश से संबंधित थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म जो है 563 ईस्वी में लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। कहाँ पर भैया? लुम्बिनी नामक गांव में 563 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि 5वीं बौद्ध समिति का आयोजन किसके समय में हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए दोस्तों, 5वीं बौद्ध समिति का आयोजन किसके समय में किया गया था? बिंदुसार के, अशोक के, हर्ष के या कनिष्क के? तो राइट आंसर हो जाएगा 5वीं बौद्ध समिति का आयोजन जो है हर्ष के समय में किया गया था। ठीक है दोस्तों, और बता दें, पहली बौद्ध समिति का आयोजन अजातशत्रु के समय में राजगृह में किया गया था, और दूसरी बौद्ध समिति का आयोजन कालाशोक के समय में किया गया था, तीसरी जो है अशोक के समय में किया गया था, और चौथी जो है कनिष्क के समय में किया गया था। तो सारे के सारे ये बौद्ध समितियाँ याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आ सकती हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट किए दे रहा हूँ। पहली जो है अजातशत्रु के समय में राजगृह में की गई थी, दूसरी जो है कालाशोक के समय में, तीसरी अशोक के समय में, चौथी जो है कनिष्क के समय में, और पांचवी जो है हर्ष के समय में की गई थी। तो याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन से किस घटना के साथ है? तो बताइए दोस्तों, किस घटना से है? जन्म से, महापरिनिर्वाण से, महानिष्क्रमण से या प्रबोध से? तो राइट आंसर हो जाएगा बुल अर्थात बैल का जो है संबंध बुद्ध के जीवन में जन्म से है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे। तो बताइए दोस्तों, आरंभ में बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए थे? पाली में, अमेरिक में, प्राकृतिक में या संस्कृत में? तो राइट आंसर हो जाएगा पाली भाषा में शुरुआती में जो है बौद्ध साहित्य रचे गए थे। और बता दें बाद में जो है बौद्ध साहित्य संस्कृत भाषा में रचे गए थे। ठीक है, शुरुआती में किसमें? पाली भाषा में, बाद में जो है इन्हें संस्कृत भाषा में लिखा जाने लगा था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन कह रहा है बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो बताइए दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 483 ईसा पूर्व में, 468 ईसा पूर्व में, 453 ईसा पूर्व में या 438 ईसा पूर्व में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और बता दें इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी और इसी को जो है बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि महापरिनिर्वाण किससे संबंधित है? तो बुद्ध के मृत्यु से संबंधित है, तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। तो बताइए दोस्तों, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर के क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं, त्रिसर्ग कहलाते हैं, त्रिमूर्ति कहलाते हैं या त्रिवर्ग कहलाते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, त्रिरत्न कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन है? अशोक हैं, महावीर है, गौतम बुद्ध हैं या चंद्रगुप्त हैं? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। भारत में जो है जैन धर्म के संस्थापक महावीर को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? वेदांत कहा जाता है, वेद कहा जाता है, त्रिपटक कहा जाता है या अंग कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जैन साहित्य को अंग के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो बताइए दोस्तों, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया था? पावापुरी में, श्रवणबेलगोला में, सारनाथ में या वैशाली में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा पावापुरी में जो है इन्होंने परिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें यह पावापुरी जो है बिहार के नालंदा जिले में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर भैया? बिहार के नालंदा जिले में ये पावापुरी स्थित है, तो याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो बताइए दोस्तों, ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपने अंतिम क्षणों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो ऑप्शंस हैं बिंदुसार, दूसरा कह रहा है अशोक, तीसरा है चंद्रगुप्त और लास्ट कह रहा है समुद्रगुप्त। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा अपने अंतिम समय में जो है चंद्रगुप्त ने जो है जैन धर्म अपना लिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की शिक्षा जो है एक साधु से ली थी जिसका नाम बाहुभद्र था। ठीक है, क्या नाम था भैया? बाहुभद्र नामक जो है जैन साधु से ये इसने जैन धर्म की शिक्षा ग्रहण की थी। तो याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहा है कि उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था। तो बताइए दोस्तों, ऐसा कौन सा राज्य था जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? अवध, मगध, चंपा या कौशल? तो राइट आंसर बनेगा मगध राज्य के द्वारा पहली बार युद्धों में हाथियों का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ स्थित है। तो बताइए दोस्तों, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र कहाँ पर स्थित है। रामेश्वरम में, मदुरै में, कांचीपुरम में या श्रवणबेलगोला में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। श्रवणबेलगोला में जो है प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें इसी श्रवणबेलगोला में जो है गोमतेश्वर की मूर्ति भी स्थित है। तो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ पर स्थित है, तो इसी श्रवणबेलगोला में स्थित है, याद रखिएगा भैया। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है किसकी सेना ने सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर युद्ध किया था। तो बताइए दोस्तों, किसकी नदी ने सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर युद्ध किया था। ऑप्शन है महमूद गजनवी, चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा है पोरस, लास्ट कह रहा है घनानंद। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा पोरस की सेना ने जो है सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर जो है युद्ध किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है। तो बताइए दोस्तों, महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है। मनु ने, वाल्मीकि ने, बाण ने या पतंजलि ने। तो बता दें महाभाष्य जो है पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो बताइए दोस्तों, इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। फायान के द्वारा, मैगस्थनीज के द्वारा, ह्वेनसांग द्वारा या महमूद गजनवी द्वारा। तो बता दें यह पुस्तक जो है मैगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें मैगस्थनीज की, तो यह जो है यूनानी शासक था जो सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत था, और यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। तो याद रखिएगा, इससे संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछता है। ठीक है, यह कौन था, यूनानी शासक था और सेल्यूकस निकेटर का जो है राजदूत था, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यह भारत आया था। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे थे। तो बताइए दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे थे। काशी में, उज्जैन में, पाटलिपुत्र में या श्रवणबेलगोला में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है अपने जीवन के अंतिम दिन श्रवणबेलगोला में गुजारे थे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किसे देव नाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। तो बताइए दोस्तों, भारतीय इतिहास में देव नाम प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता है। अशोक को, समुद्रगुप्त को, चंद्रगुप्त मौर्य को या हर्षवर्धन को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। देव नाम प्रियदर्शी के नाम से अशोक को जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो बताइए दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले ही इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बताया है। तो ऑप्शंस हैं फायान, जस्टिन, मैगस्थनीज या सेल्यूकस निकेटर। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत जो है मैगस्थनीज आया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कलिंग का युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो बताइए दोस्तों, कलिंग का युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था। 261 ईस्वी में, 263 ईस्वी में या 232 ईस्वी में या 240 ईस्वी में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कलिंग का युद्ध जो है 261 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक निम्न में से किसके समकालीन थे। तो बताइए दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक निम्न में से किसके समकालीन थे। ऑप्शंस हैं समुद्रगुप्त, दूसरा कह रहा है चंद्रगुप्त मौर्य, तीसरा कह रहा है अशोक और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के जो है समकालीन अर्थशास्त्र के लेखक थे। और बता दें इस अर्थशास्त्र के लेखक का नाम कौटिल्य था।
ठीक है। कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन हैं, तो कौटिल्य हैं, याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था। तो बताइए दोस्तों, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था। ऑप्शंस हैं उज्जैन, दूसरा कह रहा है वल्लभी, तीसरा कह रहा है नालंदा और लास्ट कह रहा है तक्षशिला। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा तक्षशिला जो है उस समय जो है मौर्य काल के समय सबसे बड़ा शिक्षा का केंद्र था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें यह तक्षशिला इस समय वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर भैया, पाकिस्तान में स्थित है, तो याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि चरक निम्न में से किसके राज्य चिकित्सक थे। तो बताइए दोस्तों, चरक जो है इनमें से किसके राज्य चिकित्सक थे। हर्षवर्धन के, अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के या कनिष्क के। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर बनेगा चरक जो है कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें चरक को भारतीय इतिहास में जो है चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। कभी कभी पूछ लेता है कि भारतीय इतिहास में चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है, तो चरक को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे गए हैं। तो बताइए दोस्तों, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे गए थे। पाली में, ब्राह्मी में, देवनागरी लिपि में या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में खोदे गए थे, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों, किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। कनिष्क को, चंद्रगुप्त को, अशोक को या चंद्रगुप्त मौर्य को। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कह रहा है कि गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी। तो बताइए दोस्तों, ऐसा कौन सा गुप्त राजा था जिसने विक्रमादित्य की पदवी धारण की थी। तो ऑप्शन हैं स्कंदगुप्त, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय और लास्ट कह रहा है राणा गुप्त। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को जो है भारतीय इतिहास में गुप्त काल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्या भैया, गुप्त काल का स्वर्ण युग इसी के काल को कहा जाता है, तो याद रखिएगा भैया। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल को ही गुप्त काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा कि हर्षसेन निम्न में से किस राजा का राज दरबारी कवि था। तो बताइए दोस्तों, हर्षसेन इनमें से किस राजा का राज दरबारी कवि था। ऑप्शंस हैं स्कंदगुप्त, दूसरा है समुद्रगुप्त, तीसरा है हर्षवर्धन और लास्ट कह रहा है अशोक। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। हर्षसेन जो है समुद्रगुप्त का राज दरबारी कवि था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त द्वितीय की को और किस नाम से जाना जाता था। तो बताइए दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय को और किस नाम से भारतीय इतिहास में जाना जाता है। कौटिल्य के, राणा गुप्त के या विक्रमादित्य या स्कंदगुप्त। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है भारतीय इतिहास में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसको अपनी विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। ऑप्शंस हैं अशोक, चाणक्य, स्कंदगुप्त या समुद्रगुप्त। तो राइट आंसर बनेगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है भैया, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि फायान किसके शासन काल के दौरान भारत आया था। तो बताइए दोस्तों फायान किसके शासन काल के दौरान भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के, कुमारगुप्त के, समुद्रगुप्त के या अशोक के। तो राइट आंसर हो जाएगा फायान जो है भारत चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अब कब आया था दोस्तों, 399 ईस्वी के करीब जो है यह भारत चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। तो याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किसके शासन के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। तो बताइए दोस्तों अजंता की गुफाएं किसके शासनकाल में जो है निर्मित की गई थी। गुप्त वंश के, चोल वंश के, मौर्य वंश के या कुषाण वंश के। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा अजंता की गुफाएं गुप्त वंश के समय में जो है निर्मित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा कि निम्न में से मेघदूत के लेखक कौन है। तो बताइए दोस्तों इनमें से मेघदूत के लेखक कौन है। चैतन्य हैं, बाणभट्ट हैं, कबीर हैं, कालिदास हैं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मेघदूत के लेखक जो है कालिदास हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें दोस्तों बात करें कालिदास की, तो कालिदास को जो है भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो इन्हीं कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से पंचतंत्र कथाओं का संकलन किसके द्वारा किया गया था। तो बताइए दोस्तों पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन हैं बाणभट्ट, दूसरा कह रहा तुलसीदास, तीसरा कह रहा विष्णु शर्मा और लास्ट कह रहा वेद व्यास। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी विष्णु शर्मा के द्वारा जो है पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कह रहा है कि महाबलीपुरम में सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं। तो ऑप्शंस हैं पल्लवों, चेरों, चोलों या इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, यह जो है पल्लवों के जो है कला का साक्षी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें इसका जो है सप्त पैगोडा का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा करवाया गया था। तो याद रखिएगा किसके द्वारा भैया, नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों एलोरा में स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। गोविंद प्रथम द्वारा, राजेंद्र प्रथम द्वारा या कृष्ण प्रथम द्वारा और लास्ट कह रहा महेंद्र वर्मन द्वारा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा कृष्ण प्रथम द्वारा जो है यह मंदिर का निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें यह मंदिर जो है महाराष्ट्र में स्थित है और इसमें जो है बेसर शैली द्वारा जो है यह मंदिर निर्मित है। किससे भैया, बेसर शैली द्वारा यह मंदिर निर्मित है। तो याद रखिएगा कभी कभी इसकी शैली भी पूछ लेता है। तो कौन सी भैया, बेसर शैली द्वारा यह निर्मित मंदिर है और इसका निर्माण कृष्ण प्रथम द्वारा करवाया गया था और यह महाराष्ट्र में स्थित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में कौन सा भारतीय साम्राज्य उसकी राजधानी के साथ गलत जोड़े में दिया है। तो बताइए दोस्तों कौन सा जो है भारतीय साम्राज्य अपनी राजधानी के साथ गलत जोड़े में दिया है। पहला कह रहा है मौर्य पाटलिपुत्र, ये आपका सही दिया है। दूसरा कह रहा है काकतीय वारंगल, ये भी आपका सही दिया है। तीसरा कह रहा है पल्लव बेल्हौर, ये आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है, और लास्ट कह रहा है पांड्या मदुरै, ये भी आपका सही दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पल्लव की राजधानी बेल्हौर नहीं, जबकि जो है इनकी राजधानी कांची थी। तो यही आपका गलत दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है
महाबलीपुरम में रथों मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक के शासनकाल में हुआ था? तो बताइए दोस्तों, महाबलीपुरम में जो रथ मंदिरों का निर्माण है पल्लव शासक किसके समय में हुआ था? तो ऑप्शंस हैं परमेश्वर वर्मन प्रथम, दूसरा कह रहा है नरसिंह वर्मन प्रथम, तीसरा कह रहा है नंदी वर्मन प्रथम और लास्ट कह रहा है महेंद्र वर्मन प्रथम। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में जो है इन रथों मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। तो बताइए दोस्तों, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बताइए दोस्तों, ऑप्शंस हैं राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में या उत्तर प्रदेश में। तो बता दें, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर जो है यह राजस्थान में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, यह मंदिर राजस्थान के सिरोही में स्थित है और इसका निर्माण जो है भीमदेव प्रथम द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? भीमदेव प्रथम द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा प्रसिद्ध नाटक कादंबरी के लेखक कौन है? तो बताइए दोस्तों, कादंबरी नाटक के लेखक कौन है? बाणभट्ट, कालिदास, महावीर स्वामी या गुरु अंगद। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा नाटक कादंबरी के लेखक जो है बाणभट्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा कि एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया था? तो बताइए दोस्तों, एलोरा में जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसके संरक्षण में किया गया था? पल्लव के, चोल के, गढ़वाल के या राष्ट्रकूट के। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्णदेव प्रथम ने करवाया था और यह जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रकूट। ठीक है, और इसका निर्माण किसके द्वारा? राजा कृष्णदेव प्रथम ने करवाया था और यह जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से हर्षचरित के लेखक कौन है? ऑप्शंस हैं बाणभट्ट, कालिदास, हरिसेन, मैगस्थनीज। तो राइट आंसर बनेगा हर्षचरित के लेखक जो है बाणभट्ट हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि उस चीनी यात्री का क्या नाम है जो हर्षवर्धन के दरबार में भारत आया था? तो ऑप्शंस हैं ह्वेनसांग, मैगस्थनीज, यूविली और लास्ट कह रहा है फायान। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और बात करें ह्वेनसांग की तो यह जो है लगभग 630 ईस्वी के करीब जो है भारत में हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो बताइए दोस्तों, भारत में जो है नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, बिहार में, महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय जो है बिहार राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि खजुराहो मंदिर का निर्माण निम्न में से किन के द्वारा किया गया था? तो बताइए दोस्तों, खजुराहो मंदिर का निर्माण किन के द्वारा किया गया था? मौर्य वंश के, गुप्त शासकों के द्वारा, राजपूतों के द्वारा या चंदेल शासकों के द्वारा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा खजुराहो मंदिर का निर्माण जो है चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और बता दें यह मंदिर जो है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित हैं। तो याद रखिएगा, कभी कभी इनका स्थान भी पूछ लेता है। तो कहाँ पर भैया? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में ये जो है मंदिर स्थित हैं और इनका निर्माण चंदेल शासकों द्वारा जो है करवाया गया था। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बताइए दोस्तों, ह्वेनसांग जो है किसके शासनकाल में भारत आया था? अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, हर्षवर्धन के या इनमें से कोई नहीं।
तो राइट आंसर हो जाएगा ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से हर्षवर्धन की आरंभिक राजधानी कहाँ थी। तो बताइए दोस्तों, हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी आरंभ में कहाँ पर बनाई थी। ऑप्शन हैं कन्नौज में, दूसरा है मथुरा, तीसरा कह रहा है थानेश्वर और लास्ट कह रहा है राजगिरी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। हर्षवर्धन ने पहले अपनी राजधानी जो है थानेश्वर बनाई थी और बाद में जो है यह अपनी राजधानी को कन्नौज स्थानांतरित किया था। ठीक है, तो दोनों के दोनों फैक्ट याद रखिएगा। शुरुआत में जो है इसने अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाई थी और बाद में जो है अपनी राजधानी को कन्नौज जो है ट्रांसफ़र कर दिया था। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था। तो बताइए दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने वाला मुस्लिम शासक कौन था। ऑप्शन हैं गयासुद्दीन तुगलक, दूसरा कह रहा है मोहम्मद बिन कासिम, तीसरा कह रहा है मोहम्मद बिन बख्तियार और लास्ट कह रहा है जलाउद्दीन खिलजी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा मोहम्मद बिन बख्तियार, जो कि खिलजी वंश का शासक था। यह जो है नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में सांची का महान स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो बताइए दोस्तों, सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में या महाराष्ट्र में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। तो कहाँ पर भैया, मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। और इसके निर्माण की अगर बात करें तो इसका निर्माण जो है सम्राट अशोक द्वारा करवाया गया था। तो याद रखिएगा सभी के सभी फैक्ट। ठीक है भैया, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था। तो बताइए दोस्तों, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद गोरी ने या महमूद गजनवी ने। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद गोरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को जो है तराइन की दूसरी लड़ाई में पराजित किया था। और बात करें दोस्तों तराइन की दूसरी लड़ाई की, तो यह जो है 1192 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका सन भी कभी कभी पूछ लेता है, तो याद रखिएगा कब भैया, 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ी गई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक ने पूरा करवाया था। तो बताइए दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा करवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, इल्तुतमिश के द्वारा, रजिया सुल्तान के द्वारा या फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा कुतुब मीनार का निर्माण जो है इल्तुतमिश के द्वारा जो है पूरा करवाया गया था। अगर दोस्तों आपसे इसकी नींव की बात पूछता है तो इसकी नींव जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है रखी थी और बाद में इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसका निर्माण जो है पूरा इसके दामाद इल्तुतमिश ने करवाया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था। तो बताइए दोस्तों, किस राजा ने जो है पहली बार मोहम्मद गोरी को हराया था। ऑप्शन हैं जयचंद, दूसरा कह रहा है बघेल भीम, तीसरा कह रहा है कुमारपाल और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बघेल भीम के द्वारा जो है मोहम्मद गोरी को पहली बार परास्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था। तो बताइए दोस्तों, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, बलबन द्वारा, इल्तुतमिश द्वारा या अकबर द्वारा। तो बता दें अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और यह जो है अढ़ाई दिन का झोपड़ा एक संस्कृत विद्यालय के स्थान पर बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। ठीक है भैया, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था। तो बताइए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था। ऑप्शंस हैं बलवन, कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा कह रहा है जलाउद्दीन खिलजी और लास्ट कह रहा है इल्तुतमिश। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से किस सुल्तान ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। तो बताइए दोस्तों, किस सुल्तान ने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। तो ऑप्शंस हैं अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा कह रहा है जलाउद्दीन खिलजी, तीसरा कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक और लास्ट कह रहा है गयासुद्दीन खिलजी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा अलाउद्दीन खिलजी ने जो है खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था। तो बताइए दोस्तों, स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था। ऑप्शन है सिकंदर लोदी, दूसरा कह रहा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा कह रहा है बलवन और लास्ट कह रहा है जलाउद्दीन खिलजी। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्वयं को दूसरा सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी कहता था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है बाजार विनिमय प्रणाली किसके समय में आरंभ की गई थी। तो बताइए दोस्तों, बाजार विनिमय प्रणाली किसके समय में आरंभ की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक, तीसरा कह रहा है इल्तुतमिश और लास्ट कह रहा है रजिया सुल्तान। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है बाजार विनिमय प्रणाली जो है शुरू की गई थी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों बता दें, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है सैनिकों को नगद वेतन देना, घोड़ों को दागने जैसी व्यवस्था जो है शुरू की गई थी। तो सारे के सारे फैक्ट याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो बताइए। ऑप्शंस हैं आलम शाह, दूसरा कह रहा है बलवन, तीसरा कह रहा है औरंगजेब और लास्ट कह रहा है इल्तुतमिश। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा इल्तुतमिश। यही जो है नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली साम्राज्य को राजधानी घोषित करने वाला जो है पहला सुल्तान था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से भारत का तोता कहा जाता है। तो बताइए दोस्तों, भारत का तोता किसे कहा जाता है। गुरु नानक को, अमीर खुसरो को या मुबारक शाह को और लास्ट कह रहा है हुसैन शाह को। तो भारत का तोता अमीर खुसरो को कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है भारत में चमड़े की प्रतीक मुद्रा किसके द्वारा चलाई गई थी। तो बताइए दोस्तों, भारत में जो है चमड़े की प्रतीक की मुद्रा किसके द्वारा चलाई गई थी। अकबर द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा, बाबर द्वारा या औरंगजेब द्वारा। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो है चमड़े की मुद्रा चलाई गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। तो बताइए दोस्तों, इनमें से किस सुल्तान द्वारा सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया था। ऑप्शन है मुबारक शाह, दूसरा कह रहा है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा कह रहा है इल्तुतमिश और लास्ट कह रहा है फिरोज तुगलक। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो है सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया गया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से लोदी वंश का संस्थापक कौन था। तो बताइए दोस्तों, लोदी वंश का संस्थापक इनमें से कौन सा था। पहला कह रहा है सिकंदर लोदी, दूसरा कह रहा है इब्राहिम लोदी, तीसरा कह रहा है बहलोल लोदी और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं।
तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा बहलोद लोधी जो है लोधी वंश का संस्थापक था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें बहलोद लोधी ने 1451 में, कब भैया, 1451 में लोधी वंश की स्थापना की थी, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था। तो बताइए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था? सैयद वंश, गुलाम वंश, कुषाण वंश या लोधी वंश? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा लोधी वंश जो है दिल्ली सल्तनत का सबसे अंतिम वंश था, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में इनबतूता किसके शासनकाल में आया था। तो बताइए दोस्तों, इनबतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के, अशोक के, मोहम्मद बिन तुगलक के या समुद्रगुप्त के? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के समय में इनबतूता भारत आया था, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें यह जो है मोरक्को का निवासी था और यह 1333 ईस्वी के करीब जो है भारत में जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वंश ने की थी। तो बताइए दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन हैं काकतीय वंश, दूसरा कह रहा है संगम वंश, तीसरा कह रहा है गुर्जर वंश और लास्ट कह रहा है चालुक्य वंश। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है संगम वंश द्वारा की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों आपसे इसके नाम पूछता है कि किसके द्वारा किया गया है, तो हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की जो है स्थापना की गई थी। और यह दोनों हरिहर और बुक्का दोनों भाई थे और यह संगम वंश से संबंधित रखते थे, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कृष्णदेव राय द्वारा उनकी कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो बताइए दोस्तों, कृष्णदेव राय द्वारा उनकी कौन सी पुस्तक लिखी गई है? राजतरंगिणी, दूसरा कह रहा है मिताक्षरा, तीसरा कह रहा है मंजरी और लास्ट कह रहा है अमुक्त माल्यद। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय द्वारा जो है उनकी पुस्तक अमुक्त माल्यद लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था। तो बताइए दोस्तों, तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शंस हैं 1565 ईस्वी में, दूसरा कह रहा है 1570 ईस्वी में, तीसरा कह रहा है 1580 ईस्वी में और लास्ट कह रहा है 1577 ईस्वी में। तो बता दें तालिकोटा का युद्ध जो है 1565 में जो है विजयनगर साम्राज्य और दक्षिण के राज्यों के बीच में हुआ था। कब भैया? 1565 में, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से गोल गुंबद कहाँ पर अवस्थित है। तो बताइए दोस्तों, इनमें से गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? पुरी में, उड़ीसा में, कोकर्ण में या बीजापुर में? तो राइट आंसर हो जाएगा गोल गुंबद बीजापुर में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से किस राजा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। तो बताइए दोस्तों, विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? ऑप्शंस हैं राणा कुंभा, दूसरा कह रहा है राणा प्रताप, तीसरा कह रहा है राणा सांगा और लास्ट कह रहा है राणा रतन सिंह। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा राणा कुंभा द्वारा जो है विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। और यह जो है विजय स्तंभ चित्तौड़ में स्थित है। कहाँ पर भैया? चित्तौड़ में जो है यह स्थित है, तो याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था। तो बताइए दोस्तों, गोल गुंबद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? मोहम्मद आदिल शाह द्वारा, यूसुफ आदिल शाह द्वारा, तीसरा कह रहा है महमूद गवा द्वारा और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह द्वारा जो है
गोल गुम्बद का निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था। तो बताइए दोस्तों, भारत का प्रथम मुगल बादशाह कौन था? हुमायूं था, अकबर था, बाबर था या शाहजहां था? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत का प्रथम मुगल बादशाह बाबर था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी। तो बताइए दोस्तों, बाबर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? आगरा में, दिल्ली में, काबुल में या लाहौर में? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा बाबर की मृत्यु जो है आगरा में हुई थी। और इसको जो है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में, कब भैया? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी में जो है इसकी मृत्यु हुई थी। और पहले इसे जो है आगरा में ही दफना दिया गया था। बाद में इसकी अस्थियों को जो है काबुल में जो है भेजा गया था और बाद में इसे काबुल में ही दफना दिया गया था। तो याद रखिएगा सारे के सारे फैक्ट, पहले इसे जो है आगरा में ही दफनाया गया था, बाद में इसकी अस्थियों को काबुल में भेज करके वहाँ पर दफना दिया गया था। तो याद रखिएगा। और इसकी मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई थी। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1521 में, 1556 में, 1526 में या 1527 में? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में जो है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में लड़ा गया था। और इसी युद्ध में जो है बाबर ने पहली बार तोपों का भी प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा कब भैया? 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में यह प्रथम पानीपत का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। और इसी में जो है बाबर ने पहली बार तोपों का प्रयोग किया था और इसमें जो है बाबर की विजय हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में सबसे पहले तोपों का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया। तो राइट आंसर हो जाएगा बाबर के द्वारा सबसे पहले भारत में तोपों का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? तो बताइए दोस्तों, खानवा के युद्ध में बाबर ने किसको पराजित किया था? ऑप्शंस हैं राणा सांगा, दूसरा कह रहा है औरंगजेब, तीसरा कह रहा है उदय सिंह और लास्ट कह रहा है मान सिंह। तो राइट आंसर बनेगा खानवा के युद्ध में बाबर ने जो है राणा सांगा को पराजित किया था। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। और बात करें दोस्तों खानवा के युद्ध की, तो यह जो है 17 मार्च 1527 में लड़ा गया था। ठीक है। किसके बीच में? राणा सांगा और बाबर के बीच में। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो बताइए दोस्तों, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? बदायूं के, अबुल फजल के, समुद्रगुप्त के या कालिदास के? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा महाभारत का फारसी में अनुवाद बदायूं के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो बताइए दोस्तों, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है? बाबर के, अबुल फजल के या फिरदौसी के या इनमें से कोई नहीं? तो बता दें आईने अकबरी जो है अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो बताइए दोस्तों, मनसबदारी प्रथा किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ऑप्शंस हैं अकबर, दूसरा कह रहा है बाबर, तीसरा कह रहा है हुमायूं और लास्ट कह रहा है औरंगजेब। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। मनसबदारी प्रथा अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से अकबरनामा
किसके द्वारा लिखी गई है? तो बताइए दोस्तों, इनमें से अकबरनामा किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शंस हैं अबुल फजल, दूसरा कह रहा है अकबर, तीसरा कह रहा है फिरदौसी और लास्ट कह रहा है टोरडमल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अकबरनामा जो है फिरदौसी के द्वारा लिखी गई है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस शासक द्वारा जजिया कर समाप्त किया गया था? तो बताइए दोस्तों, किस शासक द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था? शेरशाह सूरी द्वारा, अकबर द्वारा, बाबर द्वारा या औरंगजेब द्वारा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा अकबर द्वारा जो है जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। और बता दें, बात करें जजिया कर की, तो जजिया कर जो है अकबर द्वारा 1564 ईस्वी में जो है समाप्त कर दिया गया था और बाद में 1679 में, कब भैया 1679 में जो है औरंगजेब के द्वारा इसको पुनः जो है लगा दिया गया था। तो दोनों के दोनों फैक्ट याद रखिएगा। 1564 में जो है अकबर ने इसको समाप्त कर दिया था, परंतु औरंगजेब ने 1679 में इसको पुनः जो है लागू कर दिया था। तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा कि हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? तो बताइए दोस्तों, हल्दी घाटी का युद्ध किन के बीच में लड़ा गया था? अकबर और उदय सिंह के, दूसरा करा अकबर और मंगोलों, तीसरा करा अकबर और राणा प्रताप और लास्ट करा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा प्रताप के मध्य पे लड़ा गया था। ठीक है। और बात करें दोस्तों इस हल्दी घाटी की युद्ध की, तो यह जो है 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था, जिसमें जो है अकबर की विजय हुई थी। तो याद रखिएगा, इसका सन भी कभी कभी पूछ लेता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है अकबर के दरबारी संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो बताइए दोस्तों, अकबर के दरबारी संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? ऑप्शन है आत्माराम, दूसरा कह रहा है लाल कुलवंत, तीसरा कह रहा है रामतनु पांडे और लास्ट कह रहा है रामधन पांडे। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? तो बताइए दोस्तों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत में मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शंस हैं अकबर, दूसरा कह रहा है औरंगजेब, तीसरा कह रहा है बाबर और लास्ट कह रहा है जहांगीर। तो बताइए दोस्तों, इन चारों में से राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर उस समय मुगल बादशाह था जिस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। और बात करें दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन की, तो इसका गठन 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के करीब हुआ था। ठीक है। तो याद रखिएगा कब भैया, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी के करीब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? तो बताइए दोस्तों, इनमें से अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री कौन था? ऑप्शन हैं बीरबल, दूसरा कह रहा है तानसेन, तीसरा कह रहा है अबुल फजल और लास्ट कह रहा है टोरडमल। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा अकबर का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री टोरडमल था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? तो बताइए दोस्तों, किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया था? ऑप्शन हैं अकबर, दूसरा कह रहा है औरंगजेब, तीसरा कह रहा है जहांगीर और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जहांगीर ने तंबाकू के प्रयोग में प्रतिबंध लगाया था। और बता दें, जहांगीर के द्वारा ही शराब और अन्य मादक पदार्थों पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। तो याद रखिएगा दोस्तों। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? तो बताइए दोस्तों, मोती मस्जिद किस नगर में स्थित है? आगरा में, दिल्ली में,
अहमदाबाद में या हैदराबाद में? तो राइट आंसर हो जाएगा आगरा में मोती मस्जिद जो है स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि मोती मस्जिद दो हैं, एक दिल्ली में है, एक आगरा में है। तो बता दें इसका निर्माण जो है, जो आगरा में मोती मस्जिद स्थित है, इसका निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था, और जो दिल्ली में मोती मस्जिद स्थित है उसका जो है निर्माण औरंगजेब द्वारा करवाया गया था। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद स्थित है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था, और जो आगरा में मोती मस्जिद जो है स्थित है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो दोनों के दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में आ चुकी हैं, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली हस्तांतरित की थी? तो बताइए दोस्तों, किस मुगल बादशाह ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? ऑप्शन हैं बाबर ने, दूसरा करा मोहम्मद शाह ने, तीसरा करा शाहजहां ने, और लास्ट करा जहांगीर। तो बताइए दोस्तों इनमें से राइट आंसर कौन सा बनेगा? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो बताइए दोस्तों बीबी का मकबरा कहाँ पर भारत में स्थित है? ऑप्शन हैं फतेहपुर सीकरी, दूसरा कह रहा है औरंगाबाद, तीसरा कह रहा है जौनपुर, और लास्ट कह रहा है दिल्ली। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। औरंगाबाद में जो है बीबी का मकबरा स्थित है। और बात करें इसके निर्माण की, तो इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, अपनी पत्नी की याद में इसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, निम्न में से किसके शासन में के समय तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए दोस्तों किसके शासन काल में जो है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किया है? तो ऑप्शन हैं कृष्णदेव राय, दूसरा है अकबर, तीसरा है हुमायूं, और लास्ट कह रहा है जहांगीर। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास ने रामचरितमानस का जो है रचना अकबर के शासनकाल के समय में किया था, लगभग 1574 ईस्वी के करीब में। ठीक है, कब भैया? लगभग 1574 ईस्वी के करीब में तुलसीदास ने अकबर के शासनकाल के समय में रामचरितमानस का जो है रचना किए थे। तो याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो बताइए दोस्तों ताजमहल का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया है? नादिर शाह के, शाहजहां के, हुमायूं के, या जहांगीर के? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ताजमहल का निर्माण शाहजहां द्वारा जो है करवाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें ताजमहल का निर्माण कंप्लीट जो है ये पूरी तरीके से 1653 ईस्वी में बन करके तैयार हुआ था। और इसके अगर डिजाइन की बात करें तो इसकी जो है डिजाइन उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा तैयार किया गया था। तो याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लेता है कि इसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका डिजाइन जो है उस्ताद अहमद लाहौरी द्वारा जो है तैयार किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है शेरशाह द्वारा निर्मित ग्रांटक रोड पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? तो बताइए दोस्तों जो शेरशाह सूरी द्वारा ग्रांटक रोड बनवाई गई थी वह जो है पंजाब को किसके साथ जोड़ती है? दिल्ली को, लाहौर को, आगरा को, या पूर्व बंगाल को? तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रांटक रोड पंजाब के साथ जो है पूर्व बंगाल को जोड़ती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो बताइए दोस्तों शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1628 ईस्वी में, 1674 ईस्वी में, तीसरा कह रहा है 1680 ईस्वी में, लास्ट कह रहा है 1676 ईस्वी में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी का राज्याभिषेक 6 जून 1674 ईस्वी में रायगढ़ में हुआ था। और जो है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। कब भैया? 1674 ईस्वी में इनका
राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। अगर इनकी माता की बात करें तो इनकी माता जो है जीजाबाई थी। तो कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि शिवाजी के माता जी का क्या नाम था, तो इनके माता का नाम जीजाबाई था, तो याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने निम्न में से किसको भेजा था। तो बताइए दोस्तों, शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसको भेजा था। ऑप्शन है मान सिंह, दूसरा है जसवंत सिंह, तीसरा है भगवान दास और लास्ट कह रहा है जय सिंह। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब ने शिवाजी को हराने के लिए जय सिंह को भेजा था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। और बता दें, जय सिंह और शिवाजी के बीच में 11 जून 1665 ईस्वी में जो है दोनों के बीच में पुंदर में संधि हो गई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा औरंगजेब ने जय सिंह को जो है भेजा था शिवाजी को हराने के लिए, परंतु इन दोनों में 1665 ईस्वी में पुंदर में जो है संधि हो गई थी। तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में से शेरशाह की मृत्यु कहाँ लड़ते हुई थी। तो बताइए दोस्तों, इनमें से शेरशाह की मृत्यु कहाँ पर लड़ते हुए हुई थी। चौसा में, दूसरा है कलिंग में, तीसरा कह रहा है कलिंजर में और लास्ट कह रहा है ज्ञात नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। शेरशाह की मृत्यु जो है कलिंजर में एक तोप से हो गई थी, यानी कि दीवार से लड़ करके एक बम का गोला आया था, उसके कारण जो है इसकी मृत्यु हो गई थी। अगर इसकी मृत्यु की बात करें तो इसकी मृत्यु जो है 1545 ईस्वी में हुई थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्न में शिवाजी ने अपने साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर बनाई थी। तो बताइए दोस्तों, शिवाजी ने अपने साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर बनाई थी। पुणे में, जूनागढ़ में, पुंदर में या रायगढ़ में। तो राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी ने अपने राज्य की राजधानी रायगढ़ में बनाई थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शिवाजी के गुरु निम्न में से कौन थे। तो बताइए दोस्तों, इनमें से शिवाजी के गुरु कौन थे। गुरु नानक, रामदास, तुकाराम या एकानाथ। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा शिवाजी के गुरु जो है रामदास थे। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि जिस समय पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी उस समय भारत दिल्ली शासक कौन था। माफ करिएगा, तो पूछ रहा है क्वेश्चन, जिस समय पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी उस समय दिल्ली में जो है किसका शासन था। तो ऑप्शन है शाह आलम द्वितीय, दूसरा कह रहा है आलमगीर द्वितीय, तीसरा कह रहा है मुहम्मद शाह और लास्ट कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इन सभी में आपका राइट आंसर हो जाएगा जिस समय पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी उस समय दिल्ली में शाह आलम द्वितीय का शासनकाल था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था। तो बताइए दोस्तों, नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध था। बाजीराव प्रथम, बाजीराव बालाजी, तीसरा कह रहा माधव राय और लास्ट कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों, नाना साहब के नाम से किसको जाना जाता है भारतीय इतिहास में। तो इन सभी में आपका राइट आंसर बनेगा बालाजी बाजीराव को जो है नाना साहब के नाम से जो है जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा समाप्त हुआ था। तो बताइए दोस्तों, प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध कौन सी संधि द्वारा जो है समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन है बसीन, दूसरा कह रहा है सूरत, तीसरा कह रहा है सालबाई और लास्ट कह रहा है पुंदर। तो इन चारों में से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सालबाई की संधि से जो है प्रथम आंग्ला मराठा युद्ध को जो है समाप्त कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज की क्लास में यहीं तक आपके जो प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास से क्वेश्चंस बनते हैं
सारे के सारे हमने कवर करने का प्रयास किया है और कल की क्लास में हम जो है आधुनिक भारत का इतिहास जो है कवर करेंगे, तो देखना मत भूलिएगा। और भैया अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।